हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन, जो एक बहुत आसान चैप्टर है, बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि छोटा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान है और एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आइए इसको हम आज कंप्लीट करते हैं। इसकी एनालिसिस मैक्सिमम क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क, इसमें ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कम से कम एक क्वेश्चन, तो ये दो और एक के बीच में चलता है। ज्यादातर केसेस में एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। चैप्टर छोटा है लेकिन आसान चैप्टर है, इसमें अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले के चैप्टर में वर्सिटिलिटी ज्यादा थी, बट इस चैप्टर में आपको कोई खास परेशानी नहीं होगी। टॉपिक्स में लेते हैं। क्या क्या टॉपिक है इस चैप्टर में? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वेरिएशन ऑफ जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड कैप्लस लॉ। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको एक बार देख लेने चाहिए, क्योंकि किसी में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप सभी जानते हैं कि दो मासेस m1 और m2 अगर हैं, कहीं भी हैं, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो G m1 m2/r²। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इस फॉर्मूले से वाकिफ हैं। तो F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। G की वैल्यू आप सब जानते हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कुछ खास बातें इसके बारे में, ये सबसे वीक फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव होता है, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब है यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारी कंजर्व होती है। इसके अलावा हम इस पे बात कर सकते हैं, सेंट्रल फोर्स है ये, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है कि जैसे m1 m2 है, तो इनका जो फोर्स होगा वो m1 m2 की तरफ डायरेक्टेड होगा, या सेंट्रल फोर्स अगर मान लीजिए रिपल्सिव होते तो अवे फ्रॉम, मतलब इसी लाइन के अलोंग फोर्स होगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है। सो सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, तो इसको 1/r² बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। सो अगर यहां पे कुछ मीडियम भी रख दिया जाए तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आइए इस पर मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं। कहते हैं मासेस ऑफ पार्टिकल 1 kg ईच आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट 1 to 4। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि हमको कह रहा है कि मासेस रखे हैं कहां कहां पे, 1 kg के, यहां पे 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे, और ऐसे ही सीक्वेंस में इंफिनिटी पे। तो हर मास को मैं m ले लेता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ मास 3 kg, एक 3 kg का मास यहां रखा हुआ है इस पे। सो बेसिकली होगा क्या, हर मास इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ईच मास एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बिकम, सभी के फोर्सेस का सम होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसी को बोलते हैं। तो मैं जितने भी मासेस है उनके फोर्स को ऐड करता हूं, वेक्टरली ऐड करता हूं, बट क्या है कि सारे मासेस इस 3 kg को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो सभी की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, तो सब एड ऑन हो जाएंगे। तो आइए हम नेट फोर्स निकालते हैं। पहले मास की वजह से G m1, एक मास 1 kg है, m2 3 kg है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। दूसरा लेते हैं G, एक मास 1 kg है, दूसरा मास 3 kg है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से G, एक मास 1 kg, 3 kg और 4 का स्क्वायर। अब आप समझ गए, मैं इसमें से G इंटू 3 कॉमन ले लेता हूं, यानी 3G कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, और इस तरह से एक इनफाइनाइट सीरीज हो गई। बेटा ये सीरीज
जिस सीरीज में हर अगला मेंबर पहले से एक मल्टीपल करके आता है, मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे एक में 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4 में 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 आएगा, 1/16 में 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/64 आएगा। इस तरह सीरीज को जीपी बोलते हैं, और सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और बहुत आसान है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको रिवाइज हो जाए, सिर्फ जीपी की वजह से आपको परेशान नहीं होना है। तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन मल्टीपल। सम ऑफ जीपी फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस, जहां पे कॉमन मल्टीपल 1 से छोटा होता है, इसमें ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां फर्स्ट टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन मल्टीपल है 1/4। तो अब आपका आ जाएगा 3g, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 3, तो मेरा आंसर 4g आ गया। ठीक है बेटा, तो एक जीपी की क्वेश्चन को जरूर आप लगा लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को जीपी में प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जरूरत है कहीं की, कई बार इलेक्ट्रोस्टैट में या यहां पर पूछ लिया जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया, 3 पार्टिकल ए बी सी ईच ऑफ मास एम आर लाइंग एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल। इफ द पार्टिकल ए इज रिलीज, यानी ए को रिलीज कर दिया बी और सी के बीच में, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बेसिकली हमें ए का एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है। तो बेटा ए के एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें ए पर नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो ये वाला मास ए को इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास ए को इधर अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं डायग्राम बना लूं, दोबारा से रीड्रॉ कर लूं, तो एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्सेस हैं, F1 F2 बराबर हैं। तो इसमें जो F की वैल्यू होगी, ये फोर्स ले लेते हैं इनके बीच का, ये क्या हो जाएगा, G, मासेस बराबर हैं इसलिए m² डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस L²। अब लेकिन बेटा नेट फोर्स, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट फोर्स जो होगा वो होगा आपका F² प्लस F² प्लस 2F² cos 60, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो जो नेट फोर्स हो गया वो हो गया 2F² प्लस 2F² cos 60 1/2, ये √3F हो गया। तो मेरे पास नेट फोर्स जो आया वो √3 gm² बाई L आ गया, L²। अब एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए का भी मास m ही है। तो मेरा आंसर आ गया √3 gm बाई L², √3 gm बाई L²। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन। तो बेटा 3 चीजें ध्यान रखनी है हमें। ये अर्थ अगर है तो इसके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। तो पहली बात, अगर कोई भी पार्टिकल जो इसके सरफेस पे रखा है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा G, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन ये डिस्टेंस r²। तो जो ये एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फोर्स बाय मास हो गया। तो ये बेसिकली जब हम सॉल्व करेंगे तो ये gm बाई r² हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला gm बाई r²। ठीक है, कई बार डेंसिटी के टर्म में भी तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं g बाई r², और मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज 4/3 πr³। तो इससे मेरा ये कट गया। तो मेरे पास g का एक दूसरा फॉर्मूला आ गया 4/3 πg⍴r। ठीक है, तो मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए, मास के टर्म में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² और डेंसिटी के टर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, अक्सर आता है। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप जानते हैं, इनको अच्छे से इन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आइए हम बात कर लेते हैं वेरिएशन कि हाउ g वेरी। तो जो g वेरी करता है वो हाइट के साथ वेरी करता है,
अब हाइट के साथ, सो मान लीजिए कि ये है और ये h हाइट पर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। तो हाइट के साथ सर जो g डैश होगा हाइट के साथ वो हो जाएगा gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, और जो g होता है वो gm अपॉन r स्क्वायर होता है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो g डैश बाई g मेरा बन जाएगा, gm से gm कट गया, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, हालांकि मुझे डिराइव करने की जरूरत नहीं थी, नीचे में आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो खैर आपको यहाँ पे याद रखना है हाइट के साथ जो फॉर्मूला बन जाएगा g1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, छोटा वाला शॉर्ट वाला फॉर्मूला तो लोगों को याद रहता है, बट अगर छोटी हाइट नहीं दी हुई है तो हम इस फॉर्मूले को भी देखेंगे। ठीक है, सॉरी, तो हाइट के साथ वेरिएशन क्या है, जी एच इक्वल टू जी वन प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। यहीं पे होता क्या है, फॉर स्मॉल एच, एच की वैल्यू जनरली जो छोटी होगी तो फिर हम बाइनोमियल लगा के हाइट के साथ जी एच की वैल्यू लिखेंगे जी वन माइनस टू एच बाई आर। याद रखिएगा ये स्मॉल हाइट के लिए है, दिस इज फॉर स्मॉल हाइट। जनरल हाइट के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर स्मॉल हाइट दे रहा है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में हाइट ये छोटी होंगी, तो h के साथ हमारा ये वेरिएशन है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है। ये हाइट हो गया। अगला बेटा है डेप्थ। डेप्थ के लिए जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हम नीचे भी जाते हैं तो भी ये फॉर्मूला आपको लगाना है डेप्थ के लिए। इसमें स्मॉल और लार्ज है ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है कि एक ही फॉर्मूला है। हाइट में 2 फॉर्मूले हैं आपके पास, एक स्मॉल हाइट के लिए और एक लार्ज हाइट के लिए, बट डेप्थ में एक ही फॉर्मूला है, चाहे वो स्मॉल डेप्थ हो चाहे लार्ज डेप्थ हो। तो जी डी जी वन माइनस डी बाय आर, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक वेरिएशन होता है लैटिट्यूड के साथ या रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ। सो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ठीक है, तो हर जगह की अपनी एक लैटिट्यूड एंगल होती है। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इक्वेटोरियल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है हर प्लेस, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। और ये लैटिट्यूड एंगल का मतलब हर अलग अलग लैटिट्यूड पे जी डैश होगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी आप जानेंगे, जी डैश का जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। यहां पे पोल एक ऐसी जगह है जहां लैम्डा कितनी हो जाएगी, पोल पे लैम्डा 90 डिग्री हो जाएगी, तो पोल पे ओमेगा का असर नहीं रहता है। सो अगर थ्योरेटिकली बोले कि कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पे अर्थ अगर रुक भी जाए तो जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वो होगी पोल। तो पोल पे हमारी वैल्यू कितनी होगी, पोल पे जी ही रहेगी, 9.8 ही रहेगी। और इक्वेटर पे कितनी होगी, वो हो जाएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इक्वेटर पे लैम्डा 0 हो जाएगा। यहां पर लैम्डा 90 डिग्री है और यहां पे लैम्डा 0 डिग्री है। ठीक है, सो यहीं से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिक्रीज करती है। जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगी। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले बेटा, इनको जरूर याद कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए, और एक एक दो न्यूमेरिकल इस पर बना लीजिए। आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इन पर। इमेजिन अ न्यू प्लैनेट, एक नया प्लैनेट कह रहा है, हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ बट इट्स रेडियस इज 3 टाइम बिगर देन द अर्थ इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। तो ठीक है भाई, अब ये डेंसिटी और आर की टर्म में बात कर रहा है, सो डेंसिटी और आर की टर्म में हम बात कर लेते हैं। तो जो जी डैश होगा वो, या जी होगा, अर्थ पे होता है 4/3 पाई जी रो आर, ये जी अर्थ पर है।
अब हम जो प्लैनेट होगा वहां पर कितनी हो जाएगी 4/3 पाई जी। डेंसिटी क्या कहता है सेम, और रेडियस क्या कहता है 3 टाइम्स ऑफ अर्थ। बस तो ये सब कट गया, तो जी अपॉन पी ये हो गया 1/3। तो एक तरह से प्लैनेट पे जो जी होगा वो 3 टाइम्स ऑफ अर्थ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस बाय 2%। नो ये देखिए आप, स्मॉल चेंज है 2%, यानी हमको डेल्टा जी बाई जी जो दे रहा है वो 2/100 दे रहा है, ये 2% दे रहा है। समझ गया आप? तो जी डिक्रीजेस बाय 2% है, तो उस केस में हमसे पूछा है, तो मैं स्मॉल हाइट का फॉर्मूला लगाऊंगा जी डैश जी 1 माइनस 2h/r, क्योंकि हाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से हम बात करते हैं जी डैश कितना होगा, डिक्रीज हो गया जी का 2%, 2/100। तो एक तरह से ये 100 माइनस 2g 98g/100 आ गया। जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई 98g/100। जी 1 माइनस 2h/r, यहां से जी से जी कट गया, तो 98/100 1 माइनस 2h/r, 2h/r उधर ले जाते हैं, 1 माइनस 2h/r इधर गया प्लस हो गया, 1 माइनस 98/100, तो 2h/r आ गया आपके पास, 100 माइनस 98 2/100। तो इस 2 से 2 कट गया, तो h की वैल्यू आ गई r/100। r कितना दिया है 6400 किलोमीटर बाई 100, खत्म, 64 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें आते हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, what should be the angular speed with which the earth have to rotate on its axis so that a person on the equator weigh 3/5 as much present। तो अब यहां पे इक्वेटर पे कहता है एंगुलर स्पीड, तो हमको पता है रोटेशन के साथ हमारे पास फॉर्मूला है जी डैश इक्वल टू जी माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। इक्वेटर की बात कर रहा है तो बेटा लैम्डा हो गया 0, तो जी डैश जी माइनस r ओमेगा स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि जो वेट है, अब वेट मास तो चेंज होता नहीं है, वेट क्यों चेंज होगा, वेट चेंज होता है जी चेंज होने से, क्योंकि वेट होता है mg। वेट क्या है mg। एज यू नो कि मास चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है, किसी भी जगह पर हम जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, किसी और प्लैनेट पे जाए, तो हमारा जी चेंज होगा। तो पर्सन ऑन द इक्वेटर वुड वेट 3/5, तो वेट 3/5 हो गया, इसका मतलब जी डैश 3/5 हो गया, तो जी डैश को मैं लिखूंगा 3/5g, तो g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहां से सॉल्व कर लेंगे, r ओमेगा स्क्वायर इधर ले आया मैं, g माइनस 3/5g, तो r ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, यहां से 5g माइनस 3g 2g/5, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 2g/5r, तो ओमेगा हो गया √2g/5r, √2g/5r। तो आप देखिए ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन लिया नहीं है जो नहीं आया है, हर क्वेश्चन आया, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। तो आप देखिए चीजें कितनी आसान है बाकी चैप्टरों के रिस्पेक्ट में। अब एक चीज हमको समझना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है तो उसको मैंने नहीं लिया। बेसिकली कोई भी जो मास होता है तो ये मास के आसपास फील्ड होता है, क्योंकि अट्रैक्टिव है तो ये मैं टुवार्ड होता हूं। अब इस मास में अगर आप किसी दूसरे मास को मूव कराओगे तो भाई फोर्स है, तो जब आप मूव कराओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क पर यूनिट मास जिस बॉडी को मूव करा रहे हो कहलाता है पोटेंशियल। सो व्हाट इज पोटेंशियल? वर्क डन पर यूनिट मास। पोटेंशियल इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। वैसे तो एक रेफरेंस ले लेते हैं हम इन्फिनिटी, बट यहाँ पे सिंपली व्हाट इज पोटेंशियल? वर्क डन पर यूनिट मास। इलेक्ट्रोस्टैट में यही हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझ गए?
तो किसी भी पॉइंट मास की वजह से जो पोटेंशियल होता है, जैसे मान लीजिए ये मास m है, बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है, और r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो -gm/r। ठीक है, तो जैसे जैसे हम मास की तरफ आते हैं उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं उसका पोटेंशियल बढ़ता है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स जहां भी होगा वहां पर एनर्जी नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, पोटेंशियल नेगेटिव होता है। दो पॉजिटिव चार्ज हैं, पोटेंशियल पॉजिटिव, एक नेगेटिव चार्ज है, उसका पोटेंशियल नेगेटिव। यहाँ पे मास क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जहां भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा पोटेंशियल नेगेटिव। तो पोटेंशियल जो है, अब इसकी यूनिट को देख लेंगे ध्यान से। यूनिट क्या बनेगा पोटेंशियल का, वर्क डन जूल पर केजी। क्वांटिटी कैसी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा इन डिटेल इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन दे दिया है, three masses point of mass are placed in the vertical triangle of side L. What is the gravitational potential at the centroid of the triangle? तो हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल, तीन मासेस यहां दी हुई हैं। अब मुझे सेंट्रोइड सिंपल ऐड कर देना है, इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल। तो जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 पहले की वजह से होगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस में R ले लेता हूं, -gm/r प्लस -gm/r प्लस -gm/r, तो एक तरफ से -3gm/r आ गया बेटा, लेकिन R निकालना है। ठीक है, सो अब हम R कैसे निकालें, तो इसको हमें समझना है। हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये डिस्टेंस मेरा L/2 हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस L दिया था, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये R है। ठीक है, तो बड़ा आसान है। ये एंगल मेरा कितना हो गया, वैसे तो याद होना चाहिए, नहीं याद है कोई बात नहीं, ये 30 डिग्री हो गया, क्योंकि टोटल 60 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है। मुझे दिया क्या है, मुझे दिया है बेस, तो cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 30 √3/2, ये हो गया L/2r। तो r की वैल्यू आ गई L/√3। सेंट्रोइड के जो डिस्टेंस है वो L/√3, तो -3gm, r की वैल्यू L/√3, तो पोटेंशियल आ गया -3√3gm/L। खत्म, बस इसको कर लीजिए। आइए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख रहा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो बेटा, जब हम किसी मास को मूव कराते हैं तो क्या होता है, वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर दो मासेस हैं m1 और m2, ठीक है, तो इनका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी -g m1 m2/r। तो दो पॉइंट मासेस का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -g m1 m2/r, -g m1 m2/r, -g m1 m2/r। अब बेटा अगर मान लेते हैं कि तीन होता हमारे पास, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, हर मास को हर एक के साथ इंटरेक्ट कराना है। जैसे मान लीजिए ये m है, ये m है, ये m है, तब हम क्या करते, तब हम इसकी बाइनरी सिस्टम बनाते, एक इसकी बनाते। तो खैर तीन में तो समस्या नहीं होती है, तो सीधा -3gm² जो भी L है। लेकिन बेटा जी अगर यहाँ पे चार होते तो गलती होती है, चार होते, ये m है, ये m है, ये m है, ये m है, तब क्या करते, तब बाइनरी सिस्टम हर एक को हर एक के साथ। तो बच्चे ना चार पे भूल जाते हैं, बट ये मास और ये मास आपस में इंटरेक्ट नहीं हुए तो ये भी बनेगा, डायगोनली भी बनेगा। टोटल 6 सिस्टम बनते हैं। टोटल सिस्टम कितने बन गए, 6, जिसमें चार तो हो गया -4gm²/L, प्लस दो डायगोनली है, तो -2gm²/√2L। इस तरह से आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। आइए, ये मैंने वहीं करा दिया। 4 पार्टिकल ऑफ मास एम प्लेस विद द वर्टिसेस ऑफ इन स्क्वायर ऑफ साइड L।
ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है, ये मैंने करा चुका हूं। ये सिस्टम हर एक के साथ बन गया, कर चुके आप। आइए अब बेटा हमें मेन करना है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस पे क्वेश्चन आता है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा होता क्या है, ये मान लीजिए अर्थ है, अगर हम h हाइट पे ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है -gmm/r, और यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -gmm, वो हो जाएगी r+h। So now what is change in gravitational potential energy? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है, -gmm r+h माइनस gmm/r। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई -gmm/r+h +gmm/r। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं gmm, पहले कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, 1/r माइनस 1/r+h, तो हो जाएगा gmm r+h, ये r+h माइनस r। अब यहां पे ना हम क्या करेंगे, gm को gr² लिख लेंगे। आप कहोगे सर ये कैसे आया, तो बेटा g इज इक्वल टू gm/r² होता ही है, तो gm की वैल्यू gr², तो मैं वही करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, gm की जगह पे मैं लिखूंगा gr², तो ये बन जाएगा mgr²। ऊपर क्या बचा h, और नीचे क्या बचा r। अब उसमें से भी एक r कॉमन ले लूंगा, तो 1+h/r हो जाएगा ये, तो इस r से कट जाएगा। तो बेटा एक फाइनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, mgh 1+h/r। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको दिमाग में बिठा लेंगे। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, mgh डिवाइडेड बाय 1+h/r, mgh डिवाइडेड बाय 1+h/r। अब आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ हाइट 2r अबव द अर्थ, बस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मुझे पता है कि mgh 1+h/r का फॉर्मूला मेरे पास है। नाउ mgh की जगह पे कितना लूंगा मैं, 2r अपॉन 1+h की जगह पे 2r/r। तो मेरा कितना हो गया, 2mgr 1+2, तो 2/3 mgr मेरा आंसर आ गया, 2/3 mgr। एकदम फॉर्मूला बेस्ड, बहुत कुछ घुमा नहीं सकता। और इवन अगर आप देखेंगे तो नीट 2025 में भी इस चैप्टर से कोई बहुत उलझुल का क्वेश्चन या लंबा नहीं आया था। आइए एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड मुझे दे दिया है √gm/r। द बॉडी विल अटेन अ हाइट, की बॉडी कितनी हाइट। तो इसमें कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो मैं v² माइनस u² इक्वल टू -2gh लगा देता हूं। तो बेटा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्पीड है ये बहुत ज्यादा है। मास ऑफ अर्थ आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा है, तो ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये बहुत लार्ज हाइट तक जाएगा। जैसे जैसे ही जो हमारा जी होता है वो अर्थ सरफेस और उसके आसपास तक ही हम कंस्टेंट मान सकते हैं। अगर हम बहुत हाइट पे चले जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो ये तो हाइट कवर करता जाएगा और जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसलिए ये फॉर्मूला यहां नहीं लगाना है। तो क्या लगाना है, सिंपल लगाना है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बस ये लगाइए, लॉस इन पोटेंशियल, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, सॉरी गलत बोल गया मैं, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, उसका फॉर्मूला है हमारे पास mgh 1+h/r। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस क्या होता है, लॉस होता है हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियली हो गया ½ mu² gm/r, फाइनली तो 0 होना है।
अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, स्मॉल m से मैं स्मॉल m को कट कर देता हूं, तो GH 1 प्लस h बाय r इक्वल टू हाफ, GM को मैं यहां GR² लिख लेता हूं क्योंकि उसी टर्म में है, तो इससे ये r कट गया। तो अब आ गया ये, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 2GH इक्वल टू 2 इधर आ गया, GH वहां बचा क्या है GR, और 1 प्लस h बाय r वहां गया, G से G भी काट देते हैं, तो ये बचा 2H, और उधर R को अंदर ले गए तो R प्लस H, तो H की वैल्यू कितनी हो गई, R के बराबर। एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा, बहुत आसान है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, की कॉन्सेप्ट, चेंज, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैंने लगाया है। आइए एस्केप वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो बेटा जैसे जैसे आप किसी भी प्लैनेट से दूर जाओगे उसकी ग्रेविटेशनल पुल वीक होती जाएगी। तो अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं और इतनी ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो करते हैं कि वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए, तो क्या बोलेंगे उसको, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी इज थ्रोन सो दैट इट नेवर रिटर्न बैक। तो हो क्या रहा है कि हमने किसी बॉडी को थ्रो किया, तो हमें कहां पहुंचाना है, फील्ड कहां जीरो होती है, फील्ड जीरो होती है इंफिनिटी पे, यानी हमें उसको इंफिनिटी पे पहुंचाना है। यहां हमने कौन सी एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी, यहां ऑलरेडी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली इंफिनिटी पे पहुंचाना है, इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, और इंफिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी कितना लेते हैं हम, जीरो। तो यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इंफिनिटी पे कितनी होती है, जीरो। तो बस यानी हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ mv² Gmm बाय r, देखिए हाफ mv² तो आपने थ्रो किया और सरफेस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है माइनस Gmm बाय r, दिस एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एनर्जी एट इन्फिनिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फिनिटी की एनर्जी कितनी है, पॉजिटिव, याद रखिएगा इन्फिनिटी से पहले यानी फील्ड के अंदर एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, सो फील्ड के अंदर नेगेटिव, इन्फिनिटी पे जीरो। और अगर आपने इतनी ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो कर दी कि उसकी वेलोसिटी से भी आगे जाने लग जाए, मतलब मूव करे, तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हाफ v² Gm बाई r आ गया। तो यहां से जो मेरे पास इसकी वेलोसिटी आई वो √2 Gm/r, या इसको आप √2gr लिख सकते हो। ये इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। कुछ बातें ध्यान रखनी है, इसके वेलोसिटी कभी भी जिस पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, इंडिपेंडेंट आपने कैसे थ्रो किया है उस पे भी डिपेंड नहीं करता। आपने 30 डिग्री पे एंगल पे थ्रो किया है उस पे भी डिपेंड नहीं करता। हाँ, किस पे डिपेंड करता है, ये प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है, प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करता है, तो इसकी वेलोसिटी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं और आपको बता दूं, अगर आपने किसी पार्टिकल को इसके वेलोसिटी से थ्रो किया, अगर आपने इसके वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से थ्रो किया, तो जो वेलोसिटी है वो लेस देन इसके वेलोसिटी है, तो पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर आपने पार्टिकल को इसकी वेलोसिटी से ज्यादा से थ्रो किया तो क्या होगा, पार्टिकल मूव इन इंटरस्टेलर स्पेस, फील्ड के बाहर के स्पेस को इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। विद वेलोसिटी कितनी होगी वहां पे, वो होगी जिस वेलोसिटी से थ्रो की थी माइनस एस्केप वेलोसिटी का अंडर रूट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है आपको। इंटरस्टेलर स्पेस में जिस वेलोसिटी से, मान लीजिए हमने 2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी से थ्रो किया था,
तो क्या हो जाएगा 4ve² माइनस v² का अंडर रूट यानी 3ve रूट 3ve से वो इंटरस्टेलर स्पेस में मूव करेगा। आइए अब यहां पे वही क्वेश्चन आ गया, अ बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो n टाइम्स ऑफ ve है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द लार्ज डिस्टेंस अवे यानी इंफिनिटी से भी अवे, तो मेरे पास v डैश कितनी हो जाएगी v² माइनस v² का अंडर रूट, तो v डैश हो गई v² कितना है n² ve² माइनस ve², तो v कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा n² माइनस 1, ये इसका आंसर आ गया। बस खत्म, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए एक और आपको करा देते हैं, द एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज v, तो ठीक है जी, अर्थ की वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2gm/r, a planet having 9 times the mass of earth and the radius 16 times that earth, इसकी वेलोसिटी तो v डैश कितनी हो जाएगी प्लैनेट की 2g 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स 16 टाइम्स रेडियस है, बस 9 का 3 बाहर 16 का 4 बाहर, अंडर रूट 2gm/r। अब ये क्या है, ये है अर्थ की वेलोसिटी, तो एक तरफ से 3/4v हो जाएगा, 3/4v थर्ड ऑप्शन। सैटेलाइट ऐसा अभी सिलेबस में नहीं है बट इन्होंने डाल दिया है तो इसको हम ले लेते हैं। सैटेलाइट क्या होता है कि किसी भी मैसिव बॉडी के अराउंड जब कोई लाइटर बॉडी रिवॉल्व करती है तो उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। किसी भी मैसिव बॉडी के अराउंड कोई लाइटर बॉडी रिवॉल्व करती है तो उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। अब ये क्यों रिवॉल्व करती है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, तो फोर्स हो गया g मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन ऑर्बिटल रेडियस, ये r अर्थ का रेडियस या प्लैनेट का रेडियस नहीं है, यही सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है mv²/r। तो हाँ, यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट gm/r, ये ऑर्बिटल रेडियस का फॉर्मूला है। ठीक है, अगेन द ऑर्बिटल रेडियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है मास ऑफ प्लैनेट, तो ये थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन आपके पास आ गया है, व्हेन स्पीड ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज बाय x%, तो कोई सैटेलाइट है, इट विल एस्केप फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। अब यहां पे हमें नियर बाय सैटेलाइट लेना पड़ेगा क्योंकि so when a speed of satellite is increased by x%, its where value of the x बोल दिया है, तो हमारे पास मान लीजिए ऑर्बिटल स्पीड v है और हमने उसको x/100 v कर बढ़ा दिया, तो ये किसके बराबर हो गया, एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो गया, एस्केप कर गया, यानी पहले उसकी वेलोसिटी v रही होगी, उसमें x% बढ़ा दिया, तो x% क्या हुआ, v का x%, v इंटू x/100, तो v1 प्लस x/100 किसके बराबर हो गई, ve के। अब v की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा अंडर रूट gm/r। ये अगर कोई सैटेलाइट अर्थ सरफेस के आसपास है तो उसकी ऑर्बिटल रेडियस और अर्थ के रेडियस को ले सकते हैं, ठीक है, तब ये सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। 1 प्लस x/100 ऑर्बिटल स्पीड अंडर रूट 2gm/r, इससे ये कट गया, तो 1 प्लस x/100 रूट 2 के बराबर आएगा, तो 1 प्लस x/100 रूट 2 1.414, तो x/100 कितनी हो गई 1.414 माइनस 1 यानी 0.414, तो x की वैल्यू 41.4% हो गया, ठीक, तो 41.4%। आइए एक और क्वेश्चन, स्मॉल सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर अर्थ सरफेस, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी, तो ये क्या बोलते हैं, इसको ना पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, जो अर्थ सरफेस के आसपास होगी उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट gm/r, ये लेना है। अब अगर आपको gm/r, तो इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट gr भी लिख सकते हैं, तो g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर ले लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 8 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। चलिए, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जब कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², हाफ mv² कितना हो गया, वेलोसिटी हमें पता है,
तो हाफ m वेलोसिटी होगी और एक तरह से अंडर रूट जी एम बाई आर, यही होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो हो गई जी एम बाई 2r। इसी तरीके से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस जी एम बाई आर, और टोटल एनर्जी इन दोनों को सम करेंगे तो माइनस जी एम बाई 2r। तो ये चीज ध्यान रखनी, फॉर्मूला क्वेश्चन आता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ठीक, अब यहां हमें एक रिलेशन याद रखना है, जो टोटल एनर्जी है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। इससे क्वेश्चन बनता है, ये भी रिलेशन हमको ध्यान, कोई एक एनर्जी दे देगा दूसरा बोलेगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, एक बाइंडिंग एनर्जी भी आता है, तो बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। छोटी छोटी बातें, इनको आपने ध्यान रखना है। आइए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी हमको दे रहा है -2 मेगा जूल, देन द बाइंडिंग एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो अभी मैंने आपको लिखवाया कि जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी है और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस हाफ, पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है? 2 मेगा जूल। तो आंसर कितना आ गया? 1 मेगा जूल। बहुत ही ज्यादा आसान, जिसको आप कर सकते हैं। आइए जल्दी से निपटाते हैं कैप्लर्स लॉ। कैप्लर के 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो हर प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो इस तरह से प्लैनेट विद सन एज वन ऑफ इट्स फोकाई। तो ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम बात कर सकते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, तो ये जो डिस्टेंस होती है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट, इसको बोलते हैं पेरिजी। और जब सैटेलाइट प्लैनेट जो है वो यहां पर होगा तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी, इसको हम बोलते हैं एपोजी और इसको बोलते हैं पेरिजी। बट एक्स्ट्रा है, जरूरत नहीं है। इसी तरीके से केपलर सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है। ये केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है? केपलर सेकंड लॉ कहता है कि इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। तो ये कहता है कि जब भी कोई प्लैनेट मूव करेगा, इट विल स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर ये डेल्टा टी सेम होंगे तो इनके एरिया भी सेम होगा। तो बेसिकली ये क्या कहता है कि ईच प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया डिवाइड बाय टाइम, यानी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। m1 v1 r1, m2 v2 r2। तो एक तो इस पे न्यूमेरिकल बनेगा, आपको एक डिस्टेंस दे देगा, एक वेलोसिटी दे देगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगुलर मोमेंटम और एरियल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो dA बाई dt ये होता है L बाई 2m। तो dA बाई dt L बाई 2m। ठीक, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान देंगे। एक है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड ये कहता है सिंपली कि द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट और अ सैटेलाइट इज डायरेक्टली टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू। ठीक है, तो आप उसको समझते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन यहां पे आ गया, द फिगर शो प्लैनेट इन ऑर्बिट ऑन सन एज द रेशो ऑफ मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट एट पॉइंट ए टू दैट ऑफ द पॉइंट बी।
तो ये बेसिकली मोमेंटम का रेशो बता रहा है। हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हमने ये बताया m1 v1 r1 ये तो हमेशा बराबर रहेगा m2 v2 r2। तो mv1 मोमेंटम p1 r1 p2 r2। तो मोमेंटम का रेशो p1 बाई p2 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा r2 बाई r1, r2 बाई r1। बस एक और लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। सो बेसिकली एक सन है, एक प्लैनेट का डिस्टेंस है 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ, मतलब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। ये सन है और ये अर्थ है। तो अब आपसे बोल रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। तो बेसिकली हमारे पास लगाना है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अर्थ का जो टाइम पीरियड है एक्सिस सन के अराउंड, एक्सिस के अबाउट तो 24 आवर है, लेकिन सन के अराउंड 1 ईयर है। तो एक तरह से 1 ईयर का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। लेकिन हमें एक्स लेना है दूसरे प्लैनेट का, बट उसकी रेडियस कितनी लेनी है? 5r क्यूब। बस इनको डिवाइड कर दीजिए, r क्यूब से ये कट जाएगा, तो 1/1 ईयर का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/5 का क्यूब। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 5 क्यूब इंटू 1 ईयर का स्क्वायर। जब हम अंडर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर 3/2 ईयर, 5 की पावर 3/2 ईयर। तो बेटा ये हमने इस एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर, और इसमें मैंने अब ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है, इसमें मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो बेटा इस तरीके से इस समय आपको पढ़ना है। मैं बार बार आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको वीडियो को देखें, बट पेन कॉपी के साथ लिखें। एक बार से काम नहीं चलेगा, 2 बार 3 बार 4 बार देखें। और जिन बच्चों को कुछ भी चैप्टर ध्यान नहीं है वो तो बस इसी पे रिलाई करें, मेरे क्वेश्चंस पे रिलाई करें और इसी को बार बार करके दिमाग में बिठाएं, तभी उनका कुछ हो सकता है। अदरवाइज आप इस समुद्र के अंदर डूब जाओगे और कहीं कुछ नहीं बचेगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और आप इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू ऑल।